हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा आज डे 31 है। अपने इस डे 31 में आज से हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, जो कि टॉपिक नंबर 601 से लेके टॉपिक नंबर 620 तक के पहले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 31 है। अपने इस डे 31 में आज हम टॉपिक नंबर 601 से लेके टॉपिक नंबर 620 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट में कई सारे जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है, चाहे वो फिर आर्ट एंड कल्चर की बात हो, साइंस टेक की बात हो, इंडियन एनवायरनमेंट की बात हो, या फिर उसमें मेडिवल इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात हो, और सबसे मेजर टॉपिक हमारे मॉडर्न इंडिया की बात हो। इतने सारे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे केवल 3 टॉपिक बस बचे हुए हैं, 3 से 4 टॉपिक। मतलब एक हमारा इंडियन पॉलिटी बचा हुआ है, दूसरा हमारा इंडियन इकोनॉमी बचा हुआ है, और तीसरा हमारा एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया बचा हुआ है। अगर आप में से जिन लोगों को इंडियन इकोनॉमी कवर करना है, तो वो हमारी यूपीएससी की बुक सीरीज में जाकर यूट्यूब पर जाएंगे। वहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमी हमने 24 पार्ट्स में कवर करा दिया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इंडियन पॉलिटी कवर करना है, तो हम आपको यहाँ पर इंडियन पॉलिटी पूरी कवर करा देंगे। और एंशिएंट और मेडिवल में ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि अधिकांश वो पोर्शन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होता है। बस वहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होता है, उनकी शब्दावलियों को। तो वो हम ये करेंगे कि जब हम आपका ये इंडियन पॉलिटी पूरा कवर करा देंगे, इंडियन पॉलिटी हमारा डे 31 से लेके डे 45 तक में कवर हो जाएगा। इसकी सारी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो 45 के बाद लगभग 5 से 6 पार्ट में हमारा एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया भी कवर हो जाएगा। क्लियर? तो आप इतनी बातें समझ गए। तो हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटी को आज प्रीलिम की दृष्टि से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। इसमें हमने आपके लिए लगभग 3 से 4 बुक को कंपाइल किया है। 3 से 4 बुक का मतलब, एक तो हमने आपकी सबसे पसंदीदा एम लक्ष्मीकांत को कवर कराएंगे, दूसरा हम आपको यहाँ पर सुभाष कश्यप को कवर कराएंगे, तीसरा हम आपको यहाँ पर ब्रज किशोर नारायण की पुस्तक को कवर कराएंगे, और चौथा हम आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट बुक्स के फीचर को कवर करा देंगे। अर्थात इन सभी का मिक्सअप या इन सभी से इम्पोर्टेंट जो बातें होंगी उनको हम यहाँ कवर कराएंगे। और जब हम कवर करा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर हम करंट की घटनाओं से भी आपको ऐड कर देंगे। करंट की घटनाओं का मतलब, जैसे आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों में पंचायत के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, ठीक है। तो इस पर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पंचायतों पे अभी तक क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं पूछा गया तो क्यों नहीं पूछा गया, इसको ऐड कर देंगे। साथ ही करंट के इवेंट में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी को लेकर जो इश्यूज चलते हैं, उस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये चीज़ें आपको कवर करा देंगे। साथ ही हम आपको जो इम्पोर्टेंट बॉडी हैं, लाइक जैसे चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय के बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद, इन सब के इम्पोर्टेंट फीचर को भी हम कवर कराएंगे। समझ गए? यानी कि हमारा जो पढ़ने की अप्रोच होगी, वो करंट के साथ साथ यूपीएससी के विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के ट्रेंड के अनुरूप ही होगी। और आप देखेंगे कि एम लक्ष्मीकांत जो 700 से 800 पेजेस की बुक है, उसे हम कितनी सहजता से, कितनी सरलता से और कितने कम से कम टाइम में पूरी एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी एम लक्ष्मीकांत मतलब हम 16 से 17 घंटे में पूरी एम लक्ष्मीकांत आपको कवर करा देंगे। यानी कि 16 से 17 पार्ट के अंतर्गत लगभग हर पार्ट आपका 1 घंटे के आसपास होगा। तो आप इतनी बातें समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये भी समझ गए कि एम लक्ष्मीकांत को एक दिन में पढ़ा जा सकता है, और ये रियलिटी है कि आप एक दिन में लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं कैसे पढ़ी जा सकती, इतनी मोटी किताब है। आप जब ये हमारे पूरे 15 पार्ट्स देख लेंगे, तो समझ जाएंगे क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप में से जिनके पास एम लक्ष्मीकांत की बुक हो, या तो वो उसमें हाईलाइट करते जाएं, या तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने माइंड में स्टोर करते जाएं, ठीक है। या फिर आप कहीं पर अलग से लिखते जाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो हालांकि हम अपनी क्लास की शुरुआत करें इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में हम जीएस के लगभग 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कवर कराते हैं, जो कि प्रीलिम्स 2021-2022 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको करंट अफेयर्स में 24 से 36 महीनों का करंट कवर कराते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने आपको 7 से 8 महीनों का करंट अफेयर्स कवर करा दिया है। बहुत जल्द हम ये प्रीलिम्स की सीरीज कवर होने के बाद शेष भी करंट कवर करा देंगे। विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व करना चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं। सीसेट में रीजनिंग हमने कंप्लीट करा दी है, इसके अलावा मैथ और कॉम्प्रीहेंशन में कई पार्ट्स आ चुके हैं, उनको भी हम आपको कवर करा देंगे। साथ ही हम आपको नित्य एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारे टेलीग्राम में आते हैं, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक की मदद से जुड़कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहां पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है। साथ ही इसके बारे में आपको और डिटेल जानकारी के लिए लेट्स क्रैक के यूट्यूब पर जाकर प्रोमो वीडियो को भी देख सकते हैं किसी भी प्लेलिस्ट में जाकर। क्लियर? तो अब हम अपने आज से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी पढ़ते वक्त होता क्या है कि हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है कि भारत के संविधान के बनने के पीछे की जो हिस्ट्री है, अर्थात 1773 से जो भारत के संविधान को एक प्रारूप देने की जो शुरुआत की गई और किस तरीके से 1935 के अधिनियम में कई ऐसे प्रोविजंस कर दिए गए जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे बनने वाले 26 नवंबर 1949 मिति माघ से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को जो संविधान को हमने स्वीकृत किया था उसमें जो फीचर्स थे वो कैसे आ गए, इन सब की कहानियों से संबद्ध है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने यहाँ पर आपको क्यों नहीं पढ़ाया, इसके दो रीजन। एक तो हमने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तथ्यात्मक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यूपीएससी आपसे जो क्वेश्चन पूछती है तो वो मॉडर्न इंडिया में आपसे ज़्यादातर पूछती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर सर आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाना चाहिए, बट आपने तो वहाँ पर भी नहीं पढ़ाया। तो वहाँ पर भी हमने नहीं पढ़ाया, इसका भी एक रीज़न है कि हमने ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर, इनको सबको मिसलेनियस में रखा है। मिसलेनियस का मतलब जैसे हमारी इंडियन पॉलिटी 900 टॉपिक तक में कवर हो जाएगी, फिर हम आपको एंसेंट इंडिया और मेडवल इंडिया कवर कराएंगे जो कि 1000 तक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आपको इंडियन इकोनॉमी कराएंगे जो कि हमारी 200 टॉपिक तक कंप्लीट हो जाएगी, यानी 1200 इंपॉर्टेंट टॉपिक तक में ये सारे हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। शेष जो हमारे 800 टॉपिक बचते हैं, 2000 का प्रॉमिस है ना आपसे, तो शेष जो 800 बचते हैं उन 800 में हम आपको ये कवर कराएंगे। ठीक है, और कवर कैसे कराएंगे? ऐसे आपको बिल्कुल नहीं कवर कराएंगे कि बच्चों आप 1773 का अधिनियम रट डालो, आप 1793 का अधिनियम रट डालो, 1813 को रट लो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। यूपीएससी आपसे इस बार जो मोस्टली पूछेगी वो या तो 1919 के अधिनियम पे क्वेश्चन पूछेगी, या तो आपसे 1935 के अधिनियम पे क्वेश्चन पूछेगी, और या तो आपसे 1858 के अधिनियम पे क्वेश्चन पूछेगी। ये 3 इंपॉर्टेंट मेजर अधिनियम हैं जिन पर क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगी। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 को सबसे ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे और शेष को हम थोड़ा अवॉइड करते हुए पढ़ेंगे, इसलिए हमने आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया। ठीक है, एक और बात कि ना पढ़ाने का एक रीज़न ये भी था कि अगर हम इसको पढ़ाते तो इंडियन पॉलिटी का जो मर्म है ना, या कहें कि इंडियन पॉलिटी जहाँ से इंटरेस्टिंग लगती है वहाँ से फिर हम ना पढ़ पाते। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को अवॉइड कर दिया। समझ गए? अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि हम आपको कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाएंगे, बट अभी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी हालांकि आप में से कई सारे बच्चों को आता भी है, बट हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। समझ गए? तो आज हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम शुरू करेंगे कि आखिरकार भारत का जो संविधान बना, वो संविधान बनने के बाद उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट फीचर्स थे जिसने उसे विश्व के अन्य कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी तरीके से अलग कर दिया।
या उसने ऐसे कौन कौन से फीचर विश्व के अलग अलग कंट्री से अडॉप्ट किए जिसने उसको एक तरीके से अद्वितीय कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पे क्वेश्चन सर कैसे आएगा। इस पे क्वेश्चन आता है संविधान की विशेषताओं को लेकर, आपको इंडिपेंडेंट रूप से देगा भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता का संबंध है या आशय है। आपको भारत के संविधान में क्वेश्चन दे देगा कि भारतीय संविधान के एकात्मक फीचर्स कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान के संघात्मक फीचर्स कौन कौन से हैं, संघीय व्यवस्था का क्या आशय है, मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। या आपको दे देगा कि संविधान को विस्तृत बनाने के कौन कौन से कारण थे, या इनमें से संविधान के विस्तृत होने का कौन सा कारण नहीं था। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको डिटेल इसकी जानकारी हो कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशंस के मेन फीचर क्या थे। तो हम आज उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, समझ गए। तो देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो अद्वितीय है। विश्व के देशों में पहला लिखित संविधान के रूप में किसे जाना जाता है, अमेरिकी संविधान को। क्लियर। अमेरिकी संविधान के बाद जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, या कहें कि विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान कहलाता है वो कौन सा है, भारत का संविधान, जो कि लिखित संविधान है। ठीक है, देखो लिखित में दूसरे नंबर पर है इंडिया। ठीक है, और लिखित और सबसे बड़ा है वो नंबर 1 पर है इंडिया। क्लियर। दूसरे नंबर पर लिखित में केवल है इंडिया, और लिखित और प्लस सबसे क्या कहते हैं बड़े में इंडिया नंबर 1 पर आता है। ठीक है, वहाँ अमेरिका का संविधान छोटा हो जाता है क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं या जो उसमें आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। दूसरा रीजन, वहाँ पर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और सेंट्रल का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, बट इंडिया में स्टेट और सेंट्रल दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी सारे अन्य फीचर्स को कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये सर ऊपर वाली आप क्यों छुड़वा दे रहे हैं। तो देखिए, मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, बस ये है कि मैं स्टोरी के रूप में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको किताबी कीड़ा की तरह पढ़ाऊँ, कि जो किताब में लाइन दी है उसको लाइन बाय लाइन बिल्कुल कुरान शरीफ की तरह मैं पढ़ता जाऊँ। ठीक है, बिना किसी अर्थ, बिना किसी मर्म, बिना किसी लॉजिक के, ऐसा मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहानी की तरह आपको चीज़ें याद हो जाएं, कहानी की तरह आपको इंडियन पॉलिटी पूरी याद हो जाए। जैसे कि मेरे को अगर आप इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का कोई भी पेज मत ओपन कीजिए, मैं बता दूंगा फला पेज में ये बात लिखी है, और एक स्टोरी की तरह मैं आपको पढ़ा सकता हूँ बिना देखे। बट क्योंकि मुझे यहाँ पे देख के इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आप लोग भी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे पढ़ा देते हैं। तो पहली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स है या विशेषता है वो है भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। क्लियर। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि विभिन्न स्रोतों से इसमें अलग अलग प्रोविजंस को लिया गया है। तीसरा जो इसका फीचर है वो है नम्यता व अनम्यता का समन्वय है। हम ये सारी बातें बताएंगे बट अभी आपको मोटे तौर पर बता दे रहे हैं। ठीक है। चौथी जो विशेषता है कि इसमें एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय फीचर्स को भी एडॉप्ट किया गया है। पांचवी जो विशेषता है सरकार का संसदीय स्वरूप इसमें बनाया गया है। छठी जो विशेषता है कि इसमें संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य एक उचित समन्वय किया गया है। सातवीं विशेषता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। आठवीं विशेषता है कि इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। और नौवीं विशेषता है कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। 10वीं विशेषता है कि इसमें अमेंड करके आगे चलकर मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड किया गया है। 11वीं विशेषता ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। 12वीं इसकी विशेषता ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। 13वीं विशेषता ये एकल नागरिकता की बात करता है। और 14वीं विशेषता ये स्वतंत्र निकाय की बात करता है। 15वीं जो विशेषता है वो आपातकालीन प्रोविजंस की बात करता है। 16वीं जो विशेषता है वो त्रिस्तरीय सरकार की बात करता है। 17वीं जो विशेषता है वो सहकारी समितियों की बात करता है। समझ गए। ये 17 विशेषताएं हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन 17 विशेषताओं को आपने ऐसे पढ़ क्यों डाला।
17 विशेषताओं पे हो सकता है आपसे क्वेश्चन कैसे दे दे कि इन 17 में से आपको हो सकता है कोई 3 सही वाली दे दे और एक कोई चौथी ऐसी दे दे जो भारत में हो ही ना, और आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे। इसीलिए आपको एक तो 17 ये हेडिंग है पता हो, अब इन 17 के अंदर के फीचर्स भी आपको पता हो, उस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम एक एक करके इनके फीचर्स को देखेंगे और समझेंगे कि वास्तव में हर एक विशेषता के अंदर की सब विशेषताएं कौन सी हैं या उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं और उनको हमें कैसे याद करने की आवश्यकता है। क्लियर। तो पहली विशेषता आती है सबसे लंबा लिखित संविधान। देखिए होता क्या था कि पहले के ज़माने में लाइक जैसे ब्रिटेन, वहाँ पर संविधान लिखित नहीं होता था। लिखित संविधान का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर लिखित और अलिखित का मतलब क्या होता है। देखिए लिखित का मतलब ये होता है सिंपल सा कि अगर उस जगह पे ये लिख दिया गया है कि चोरी करना पाप है, ध्यान देना, चोरी करना पाप है, और कोई व्यक्ति अगर 1 रुपए की टॉफ़ी चुराता है तो उसे 1 वर्ष की सज़ा होगी। ध्यान देना, अगर 1 रुपए की टॉफ़ी चुराता है तो उसे 1 वर्ष की सज़ा होगी। अगर कोई व्यक्ति 2 रुपए की टॉफ़ी चुराता है तो उसे 2 वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति टॉफ़ी नहीं चुराता है तो उसे कोई सज़ा नहीं होगी। ये चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, ध्यान देना, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने टॉफ़ी चुरा ली, ठीक है, चोरी कर ली एक तरीके से। अब टॉफ़ी की उसने चोरी कर ली, लेकिन कहीं पर ये प्रोविज़न ही नहीं है कि टॉफ़ी चोरी करने का उसको सज़ा क्या दी जाएगी। मतलब 1 रुपए की उसने टॉफ़ी चुराई, ठीक है, तो ये तो लिखित संविधान में पता होता है कि ठीक है 1 रुपए की टॉफ़ी चुराई है तो उसको 1 ही वर्ष की सज़ा होगी, उसे 2 वर्ष की सज़ा नहीं हो सकती। लिखित की ये खूबी होती है। लेकिन अलिखित में क्या होता है कि अगर उसने टॉफ़ी चुराई है तो 1 रुपए की भले उसने टॉफ़ी चुराई हो तो उसे 2 वर्ष की भी सज़ा दी जा सकती है, 5 वर्ष की भी सज़ा दी जा सकती है, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। इतना डिफरेंस होता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि लिखित संविधान के अंतर्गत वही सज़ा प्राप्त होगी उस पर्सन को जो उस जगह पे मेंशन होगी, उसके अलावा नहीं। जैसे आप हमेशा पहले पढ़ते होंगे निर्भया केस के पहले, निर्भया केस में क्या हुआ था कि जो कई सारे उस समय के व्यक्तियों ने जो दुष्कर्म किया था उनमें से एक शायद नाबालिग था, 1 या 2 व्यक्ति, ठीक है, वो नाबालिग था, तो उसको उस केस के अंतर्गत नहीं लाया गया, उसको नाबालिग की श्रेणी में रखा गया। बट जब निर्भया केस हो गया उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया कि इस उम्र का व्यक्ति भी अगर ऐसा कोई दुष्कर्म करता है तो उसे बालिग ही माना जाएगा। समझ गए, यानी कि पहले उससे उस जगह पे बालिग नहीं माना गया था, इसलिए उसकी सज़ा कम रखी गई और बाद में उसमें अमेंड कर दिया गया। तो अब जो व्यक्ति ऐसा कोई दुष्कर्म करेगा तो उसे उसमें बालिग की कैटेगरी में बिना सोचे समझे लाया जा सकता है, यानी कि वो नाबालिग नहीं कहलाएगा। समझ रहे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि इंटरव्यू के पैनल में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए लिखित और अलिखित में क्या डिफरेंस होता है, तो आप सिंपल सा एक लाइन में बता देंगे कि साहब लिखित के अंतर्गत व्यक्ति को वही सज़ा प्राप्त होगी जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस एक्ट को लेकर प्रावधान किए गए हैं। अलिखित में हो सकता है कि उस व्यक्ति को वो सज़ा ना मिले या उससे कम मिले या उससे ज़्यादा मिले, ये डिपेंड करता है उस सामने वाली पर्सनैलिटी पर जो सज़ा दे रहा है। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी में मृत्यु दंड किसी को नहीं हो सकता। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता है तो थप्पड़ मारने पे उसको फांसी की सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि राजा के समय का जीवन है और आलोचना की जा रही है तो आप उसे फांसी में लटका सकते हैं, आप उसे गोली मरवा सकते हैं। जैसे वर्तमान में फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है, उसके राइट की बात की जाती है। कोई भी व्यक्ति मोदी जी के ऊपर मान लीजिए कोई कमेंट करता है, कोई अमित शाह जी के ऊपर कोई मिमिक्री करता है, ठीक है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शायद ना होता और रिटेन में ना होता तो आप यकीन मानिए कि अमित शाह जी उसको फांसी की सज़ा दिला देते। ठीक है, बट वो क्या कर सकते हैं, 2 ही काम, या तो उसे राजद्रोह के एक्ट के अंतर्गत ला देंगे, ठीक है, या तो उसके ऊपर कोई दूसरे आरोप लगा देंगे, लेकिन उसे फांसी की सज़ा कभी नहीं हो सकती। आप जैसे मुंबई में देखे होंगे
कि अभी वहाँ के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनको आरोपों के कारण बर्खास्त किया गया उनके पद से, लेकिन क्या उनको फांसी की सज़ा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। लालू प्रसाद यादव को क्या फांसी की सज़ा दी जा सकती? नहीं दी जा सकती। विजय माल्या को क्या फांसी की सज़ा दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। सुब्रत राय सहारा को नहीं दी जा सकती। समझ गए, कृत्य ऐसे नहीं थे जिस कारण उन्हें फांसी की सज़ा दी जा सके, और वैसे होता तो दे दी जाती, किसको फांसी पे लटका दो। समझ गए, ये डिफरेंस है लिखित और अलिखित में। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, थोड़ा टाइम लिया क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं और ये सामान्य पुस्तकों में आपको नहीं मिलता। ये आपको मिलेगा सुभाष कश्यप में, ब्रज किशोर नारायण में और आपकी NCERT में। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये तीनों बुक कंपाइल कर दे रहा हूँ। समझ गए इतनी बातें। तो आप ये भी जान गए कि वास्तव में ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बहुत ही समग्र और विस्तृत दस्तावेज है, मतलब संक्षेप में भी बातें हैं और डिटेल में भी बातें हैं। क्लियर। मूल रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यूपीएससी आपसे इस पर क्वेश्चन जरूर पूछेगी, क्या मूल संविधान में प्रस्तावना थी? तो हाँ भाई साहब, मूल संविधान में प्रस्तावना थी। ध्यान देना, मूल संविधान में प्रस्तावना थी। दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी और पूछता है, हालांकि वो आगे हम बताएंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है। तीसरी बात क्वेश्चन ये पूछ सकती है कि क्या प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? तो हाँ साहब, संविधान की प्रस्तावना मूल ढांचे का पार्ट है। चौथा क्वेश्चन ये पूछ सकती है कि मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो आप बता सकते हैं मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती केस में आया। क्लियर। ऐसे आपको डेप्थ में जाना होता है। समझ गए। फिर आपसे क्या पूछ सकता है, क्या वहाँ पर 10 अनुसूचियाँ थीं? तो नहीं साहब, 8 अनुसूचियाँ थीं। बाकी 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। किसके समय पीरियड पे? जवाहरलाल नेहरू के। मैंने ऐसा क्यों कहा? यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा है जवाहरलाल नेहरू को लेकर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड पे जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, दल बदल से संबंधित थी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो पंचायत से रिलेटेड थी। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो कि नगर निगम से संबंधित थी। क्लियर। तो आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए कि मूल 8 थी, प्रस्तावना थी, 395 उसमें आर्टिकल थे और 22 पार्ट्स थे, यानी कि 22 उसमें भाग थे। क्लियर। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। वर्तमान में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए कि वर्तमान में लगभग 417 आर्टिकल हैं। अब आप सोचते होंगे कि साहब 417 आर्टिकल हैं तो, बट क्या हम 417 पढ़ते हैं क्या कभी? नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आर्टिकल 395 ही रखे गए हैं, लेकिन इन 395 आर्टिकल में जानते हो क्या किया गया है? जैसे आर्टिकल 21 है, ठीक है, अब 21 में उन्हें बढ़ाना है तो क्या किए? 21 का कर दिए। आर्टिकल 338 है तो 338 तो ये बना रहा, इसके कई पार्ट कर दिए, 338 का, 338 खा। समझ गए। तो इससे जो ये 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, ये सब मिलकर बना देते हैं हमें 470। समझ गए। दूसरी बात, 25 पार्ट्स हो गए हैं, वही पार्ट्स अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हो गई। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं याद रखना है। समझ गए। यानी कि मूल संविधान में प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, ये लाइन याद रखनी है। प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, ये भी याद रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी याद रखना है। बस, और कुछ नहीं याद रखना है। समझ गए। अब इम्पोर्टेंट बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान के विस्तृत होने का क्या कारण नहीं है। तो आपको केवल अगर ये पता हो कि क्या कारण है, तो आप ये भी जान जाएंगे क्या कारण नहीं है। तो 4 कारण इसके हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक तो भौगोलिक कारण है, यानी कि इंडिया की जो टेरिटरी है और उसकी जो डाइवर्सिटी है, यानी कि इंडिया का जो विस्तार है और इंडिया की जो विविधता है, उसने कहीं ना कहीं इसको एक विस्तृत स्वरूप दे दिया। समझ गए। दूसरा फीचर है इसकी ऐतिहासिकता, मतलब इसमें संविधान के भारत शासन अधिनियम 1935 के कई सारे फीचर्स को एडॉप्ट किया गया, जिस कारण ये काफ़ी बड़ा प्रतीत होने लगा। ठीक है।
तीसरी बात है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान की बात की गई। हालांकि अब ये अमेंडमेंट हो गया है, जम्मू कश्मीर को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रेगुलेट किया जाने लगा है। यानी कि आपने देखा होगा तो आर्टिकल 370 को वायलेट कर दिया गया, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है कि यानी कि ये फीचर तो आप हटा सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है, ठीक है। मतलब ये लाइन देखो, ये लाइन हट जाएगी बस इतनी सी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी लाइन यही रहेगी, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है, यानी कि राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, यानी कि वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है ना, आप हमेशा सुनते होंगे, आलोचना करने वालों को तो काम ही करना है, तो कहने दो, फिर भी वकीलों का इसे स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो इस तरीके से आपने पहले फीचर को पढ़ लिया। 17 फीचर हैं जिसमें हमने पहला कंप्लीट कर लिया, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। दूसरा फीचर है इंडिया में विभिन्न स्रोतों से कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे फीचर्स को एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से अलग अलग चीज़ें ली गई, जैसे भारत शासन अधिनियम से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली। तो हम क्या करते हैं कि आपको लिस्ट दे देते हैं कि कौन से यहाँ से क्या क्या लिया गया। जैसे अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिए गए, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर मतलब आज के रसिया से लिया गया, ठीक है। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं इंडेक्स के माध्यम से। हालांकि लास्ट में हमने आपको एक क्या दे दी है, तालिका दे दी है, तो उसी तालिका का हम यहाँ पे उपयोग करके आपको बता देते हैं, ताकि आपको अभी से वो चीज़ें याद हो जाएंगी, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं लगेगी। क्लियर। तो हम आपको दिखा देते हैं, वो इंडेक्स आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, और आप याद रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर। और जब भूलेंगे नहीं तो आप ही को फ़ायदा है। देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स शायद आपको मिल जाए, शायद होगी, हाँ ये देखिए कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। ये आपको इंडेक्स बस पूरी अगर याद रखेंगे आप, तो आपको कहीं से कुछ भी, ये 11 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इन 11 को आपको याद रखना है। ये देखिए हमने 11 आपकी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो पहला हमारा है क्या, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, हाँ। भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया है, संघीय तंत्र लिया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया है, न्यायपालिका लिया है, लोक सेवा आयोग लिया है, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण लिए हैं, ठीक है। हालांकि आपसे भारत शासन अधिनियम पे नहीं पूछेगा, किस पे पूछेगा कि कनाडा के संविधान से क्या लिया है, तो आप बता देंगे कि सशक्त केंद्र की बात की है। कनाडा के संविधान में क्या है ना कि केंद्रों को मजबूत बनाया गया, जबकि अमेरिका में क्या है, राज्यों को मजबूत बनाया गया, ठीक है। तो हमने केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित किया है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की बात की है, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन की बात की है। परामर्शी न्याय निर्णयन का मतलब कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श के रूप में सलाह ले सकता है, ये बातें की गई, ठीक है। दूसरा आता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय व्यवस्था ली है, विधि का शासन लिया है। विधि का शासन काफ़ी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, डाइसी की ये संकल्पना है। मतलब क्या होता है विधि का शासन, हालांकि हम आपको आगे पढ़ाएंगे विधि का शासन और विधि का संरक्षण, कि विधि का शासन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कानून के अंतर्गत ही रेगुलेट किया जाएगा, उसे मेंटेन किया जाएगा, और उस पर हर हाल में कानूनी प्रोविजंस के अनुरूप ही क्रियाकलाप किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि ना तो कानून से ऊपर और ना ही कानून के नीचे। विधायी प्रक्रिया को एडॉप्ट किया गया है, एकल नागरिकता की बात की गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली की बात की गई है, और परमाधिकार लेख की बात की गई है। संसदीय विशेषाधिकारों की भी बात आती है, और द्विसदनीयता की बात आती है। आपसे इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या द्विसदनीयता की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल साहब। क्या एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, बिल्कुल सही बात। क्या संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, बिल्कुल सही बात। क्या केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना ब्रिटेन से लिया गया, नहीं साहब, ये तो कनाडा से लिया गया है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद हो गई। अब बात आती है यहाँ पे क्या, अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिया गया है,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है, न्यायिक पुनर्लोकन की बात की गई है, उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय की बात की गई है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की बात की गई है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि याद कैसे करें सर, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे नहीं होंगे आप, कि ये लोग हमेशा फंडामेंटल राइट की बात करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ क्या पढ़ते हो कि फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। जितने भी उस समय के क्रांतिकारी लोग थे, खासतौर पर बेंजामिन फ्रैंकलिन हो या वॉशिंगटन हो, उस समय के वो लोग क्या कहते थे कि हमें फंडामेंटल राइट दीजिए। तो सिंपल सी बात है कि अमेरिका में फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई गई है, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स को अडॉप्ट किया गया है। तीसरी बात क्या है कि अभी आपने पढ़ा था राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, बाइडन बने थे, और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो कमला हैरिस बनी थी। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि अच्छा हाँ, उपराष्ट्रपति तो वहाँ बनती हैं, ठीक है। आपने ये भी सुना था कि ट्रंप महोदय के ऊपर महाभियोग भी लगाया जा रहा था सीनेट के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति में महाभियोग कहाँ पर लगाया जाता है, अमेरिका के व्यक्ति पर। तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी, तो ऐसे भी याद कर लिया करें, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। सिंपल सी बात है, डीपीएसपी हमने वहीं से लिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रोसेस हमने ली है, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन लिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था कहाँ से ली है, आयरलैंड से। क्योंकि 99% बच्चों को नीति निर्देशक तत्व तो याद रहते हैं, बट ये चीज़ें नहीं याद रहती हैं। और एक और बात बताएं, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, लेकिन आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, स्पेन के संविधान से, ठीक है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? इस समय आईपीएल से जितने भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं वो सब चले गए हैं, और जाकर, और आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर, द ऑस्ट्रेलियन डेक्कन न्यूज़पेपर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक किया है, खासतौर पर वर्तमान भारत सरकार का। कोविड-19 के पेंडेमिक को देखते हुए काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ी ने इंडिया में डोनेशन भी दिया है, टिम पेन सरीखे लोगों ने, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद कर लीजिए कौन कौन सी बातें हैं। समवर्ती सूची की बात है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछेगा। हालांकि हम आपको आगे पढ़ाएंगे इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब विधेयक, कोई साधारण विधेयक पास नहीं होता तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये संसद की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा, तब आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्या सच में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ साहब, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, ठीक है। फिर बात आती है जर्मनी का वाइमर संविधान। वाइमर का मतलब क्या है, वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ भारतीय संविधान नाम दिया जाता है ना, वैसे ही जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमर गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? तो वाइमर संविधान क्या था, यहाँ पर आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स को स्थगन की बात की गई। सिंपल सी बात है, हिटलर यहाँ का व्यक्ति था, तो वो क्यों चाहेगा कि किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट मिले, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि आपातकाल के समय पे फंडामेंटल राइट्स के स्थगन की बात की गई थी जर्मनी के वाइमर गणतंत्र में, ठीक है। फिर बात आती है सोवियत संघ के संविधान की। इसमें फंडामेंटल ड्यूटी और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की। बंधुता 2 प्रकार की। हम आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे जब प्रस्तावना पढ़ाएंगे, और ऐसे ही हमने आपको MCQ भी प्रोवाइड कराए हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या बात आती है? अब बात आती है हमारी फ्रांस के संविधान की। फ्रांस में गणतंत्र व्यवस्था को लिया गया, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता को लिया गया। यानी कि सिंपल सी बात है, मूल अधिकार हमने लिया अमेरिका से, न्याय हमने लिया कहाँ से बताइए? सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया? सोवियत संघ से। DPSP हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। और हमने
बताइए स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से ली प्रस्तावना में, यह गणतंत्रवाद कहाँ से लिया, फ्रांस से। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। आपको यहाँ पे घुमाएगा कहाँ पे जानते हैं कि अमेरिका से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली, तो गलत हो जाएगा, फ्रांस से ली थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बातें वहाँ पे की गई। अब देखो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन यहाँ पे है, ठीक, और हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि राज्यसभा के सदस्यों में क्या था बताइए, नामांकन अलग होता है, निर्वाचन अलग होता है, यानी कि नॉमिनेशन वो कर सकते हैं वहाँ पे, और यहाँ पर इलेक्टेड प्रोसेस की अब बात की गई है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फिर हमारा लास्ट आता है जापान के संविधान। इसमें हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का शासन कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है, जापान से। तो गलती नहीं करनी है। अब आपको हम एक बार क्विक फास्ट मोड में रिवाइज करा देते हैं। वाइमर गणतंत्र से हमने क्या लिया है, आपातकाल, यानी कि जर्मनी का वाइमर गणतंत्र, आपातकाल में फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा सकता है। ठीक है, अमेरिका से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात की गई है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की बात की गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है, न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व लिया है, निर्वाचन पद्धति ली है, राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की बात की है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या किया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की है, समवर्ती सूची की बात की है, व्यापार वाणिज्य की बात की है। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रवाद लिया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता की बात की है। सोवियत संघ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की है। दक्षिण अफ्रीका में हमने संविधान में संशोधन की प्रोसेस को अपनाया है, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की निर्वाचन की बात की है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की है। ब्रिटेन में हमने संसदीय व्यवस्था की बात की है। केंद्र को असीमित शक्तियां देने की बात कनाडा में की है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने कनाडा को ली है। द्विसदनीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, समझ गए। तो इतनी फास्ट मोड में आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने शुरू में। तो विभिन्न स्रोतों वाला हमने आपका टॉपिक कवर करा दिया। ठीक है, अब बात आती है क्या, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। नम्यता और अनम्यता का मतलब क्या है, नम्य है वो व्यक्ति काफ़ी नम्य है, यानी कि वो व्यक्ति काफ़ी उदार है, वो व्यक्ति काफ़ी लचीला है, वो व्यक्ति काफ़ी लॉयल है, इसको बोलते हैं नम्य। ठीक। अनम्य का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति कम लचीला है, वो व्यक्ति कठोर है, वो व्यक्ति उदारवादी नहीं है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर रिजिडनेस है। समझ गए, मोटे तौर पर आप ऐसे समझिए। अब आप ये समझ गए कि नम्य और अनम्य का मतलब हिंदी में ये होता है, तो सिंपल सी बात ये है कि नम्य का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को हम समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, उस व्यक्ति से बातें कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं। अनम्य का मतलब है उससे बात करना बेकार है, उसको समझाना बेकार है, उसको हम सुधार नहीं सकते। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना घर में, जैसे आप ही लोग हैं, आप में जितने भी लोग होंगे तो काफ़ी नम्य होंगे, माता पिता आपसे जो कहते होंगे वो बातें मान लेते होंगे। आपके भाई बहन कुछ होंगे, मोहल्ले वाले कुछ लोग होंगे जो अनम्य होंगे, जो नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं। आप उनको लाख समझा लो कि बेटा पढ़ लो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, ज़िंदगी में कुछ बन जाओगे, वो नहीं सुनते होंगे आपकी बातें। ठीक है, उनको बोलते हैं अनम्य। यानी कि नम्यता का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जिसके जीवन में संशोधन किया जा सके, वो व्यक्ति जिसको साधारण तरीके से संशोधन करके परिवर्तित किया जा सके, वो नम्य हुआ। अनम्य का मतलब वो व्यक्ति जिसके जीवन में संशोधन करना काफ़ी कठिन हो और उसे बदल पाना काफ़ी टिपिकल हो, तो वो कहलाएगा अनम्य व्यक्ति। बिल्कुल यही प्रोसेस आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर लें कि ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रोसेस काफ़ी सरल हो, वो नम्य कहलाता है। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रोसेस जटिल हो, टफ हो, कठोर हो, वो अनम्य संविधान कहलाता है। जैसे अमेरिका का संविधान अनम्य है, उसमें प्रोसेस काफ़ी कठिन है, और भारत के संविधान में कुछ प्रोसेस नम्यता को धारण किए हैं और कुछ अनम्यता को धारण किए। मतलब कुछ प्रावधानों को तो हम साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं, कुछ को विशेष से करते हैं, कुछ को विशेष प्लस आधे राज्यों के बहुमत से करते हैं। क्लियर। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नम्यता व अनम्यता का एक मिक्सअप है। समझ के इतनी बातें।
इतनी ही बातें आपको समझनी है। आप सोचेंगे सर यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन कभी पूछा है? तो बिल्कुल साहब, यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता से आशय है। सिंपल सी बात, संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया से या संविधान के संशोधन करने के स्वरूप से। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पूरी तरह से अनम्य कौन है? अमेरिका। पूरी तरह से नम्य कौन है? ब्रिटेन। ठीक है। और पूरी तरह से नम्य और अनम्य ना होकर दोनों का मिक्सअप कौन है? इंडिया। क्लियर? तो ऐसे याद रख लीजिए, बाकी आपको यहाँ कुछ नहीं याद रखना है। अब जिस पर क्वेश्चन आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एकात्मकता की ओर के झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा की संघीय व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। अब देखो, जो हमने पढ़ लिया ना उसका यूज करते रहना यहाँ पे। ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं। देखिए, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन जानते क्या पूछेगा? हालांकि हम आपको बताएंगे कि संघीय व्यवस्था से क्या आशय। यूपीएससी ने लगभग 10 बार क्वेश्चन पूछा है। पिछले 25 वर्षों के बैक ईयर को उठाकर देखेंगे, सिर्फ यूपीएससी में मैं कह रहा हूँ। आप में से कई सारे बच्चे सोच गए होंगे सर ईपीएफओ को भी जोड़ दिया क्या? नहीं, सिर्फ यूपीएससी में 25 वर्षों में उसने 10 बार क्वेश्चन पूछा है। और हद तो तब हो गई जब 2016 के पेपर में उसने दोनों बार एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछ लिया। क्वेश्चन वही, आंसर वही, लेकिन उसको 2 तरीकों से पूछा। तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। एक तो क्वेश्चन ये आता है संघीय व्यवस्था से आशय क्या है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, तो पहले हम क्या बता देते हैं कि संघीय व्यवस्था के क्या लक्षण हैं, एकात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण हैं। लेकिन संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था पढ़ें इससे पहले इनका एक कोडेड फार्मूला पढ़ लें। एक बात बताओ, जब एक की हम बात करते हैं, एकात्मक की बात करते हैं, तो मतलब क्या होता है कि अधिकांश चीज़ें एक होंगी। ध्यान देना, जब एक की बात करते हैं तो अधिकांश चीज़ें एक होंगी, एक का नियंत्रण होगा। क्लियर? जब संघ की बात करते हैं, यानी कि संघ का मतलब ये होता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब कई सारे लोग, यानी कि एक से अधिक होंगे, यानी कि 2 हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपको पता हो, आपके सारे आंसर निकल आएंगे। कैसे निकलेंगे देखते हैं। देखिए, संघीय व्यवस्था के फीचर कौन कौन से होते हैं, आपको ये एक लिस्ट बना के अलग से याद कर लेना है। हालांकि हम आपको आगे पूरी एक लिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे, वो भी आपको याद रखनी है। क्या क्या लक्षण होते हैं? संघीय व्यवस्था में 2 सरकारें होती हैं, एक तो नहीं होगी। शक्तियों का विभाजन होगा, यानी कि पृथक्करण होगा। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होगा। संविधान की ही सर्वोच्चता होगी। संविधान की कठोरता होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और द्विसदनीयता होगी। ये बातें याद रखनी कि 2 सरकारें, द्विसदनीयता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये 6 फीचर इसमें हम देखते हैं, और एक शक्तियों का विभाजन। ये 7 फीचर हैं संघ में। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अभी मैं आपसे पूछूंगा। फिर बात आती है एकात्मक संविधान के कौन से लक्षण हैं, या आपको एकात्मक ना दे के दे देगा गैर संघीय लक्षण। ठीक है, तो आपको बताना है साहब, एक सशक्त केंद्र होता है, एक संविधान होता है, एकल नागरिकता होती है, संविधान लचीला होता है, एकीकृत न्यायपालिका होती है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, और आपातकालीन प्रोविजन होते हैं। यानी कि पूरी तरीके से किसी एक गवर्नमेंट की प्रभुता होती है। ठीक है, अब आप ऐसे याद करिए। कैसे याद करेंगे आप बताओ? एक केंद्र होगा, ठीक है, मजबूत केंद्र होता है। एक संविधान होगा, ठीक है, ये भी गैर संघीय लक्षण है, ये एकात्मक का लक्षण है। एकल नागरिकता होगी। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि केवल एक ही नागरिकता उस व्यक्ति की होगी। मतलब केंद्र में रहता हो या राज्य में रहता हो, वो नागरिकता केवल एक ही होगी, और केंद्र की और राज्य की सिमिलर। मतलब जैसे आप अमेरिका में देखते हो ना, वहाँ लोगों के पास राज्य की नागरिकता अलग है, यानी कि न्यूयॉर्क की अलग है, पेंसिल्वेनिया की अलग है, ठीक है, फ्लोरिडा की अलग है। बट इंडिया में उत्तर प्रदेश की भी वही नागरिकता है और भारत सरकार की भी वही नागरिकता है। ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। समझ गए? दूसरा फीचर क्या है कि संविधान लचीला है। उसमें क्या था, संविधान काफ़ी कठोर होता है संघीय में, और इसमें क्या है, संविधान लचीला। संविधान लचीला का क्या मतलब कि संविधान में नम्यता का फीचर होता है। संविधान कठोर का मतलब संविधान में
अनम्यता का मिक्सअप होता है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? एकीकृत न्यायपालिका का सामान्य सा मतलब ये होता है कि ऊपर होगी क्या बताइए, सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे जिला कोर्ट, उसके नीचे सत्र न्यायाधीश, उसके नीचे ग्राम न्यायालय, उसके नीचे और छोटे छोटे न्यायालय। क्लियर? यानी कि हायरार्की सिस्टम में होंगे। अगर ग्राम न्यायालय का कोई मुकदमा है तो वो ऊपर जाएगा जिला में, जिला का मामला है वो सत्र में जाएगा, सत्र न्यायालय का मामला जो होगा राज्य के हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मतलब एक क्रम है, उनके मध्य एक क्रमिक प्रक्रिया बताई गई है कि ऐसा ऐसा क्रम है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर में भी एक क्रम होगा। ठीक है, आपके माता पिता सबसे बड़े होंगे। ठीक है, माता पिता के बाद आप अगर 4 भाई हैं तो उनमें से आप सबसे बड़ी होंगी या बड़े होंगे, उसके बाद आपका भाई या आपकी बहन होगी, फिर उसके बाद आपका एक और भाई एक और बहन होगी, फिर उसके बाद आपका एक और भाई एक और बहन होगी। समझ गए? ऐसे लोग होते हैं मेंबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्की सिस्टम या एकीकृत न्यायपालिका। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। फिर बात आती है क्या, यहाँ पर केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आप देखते हो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है इंडिया में? केंद्र करता है। तो ये एक तरीके का एकात्मक का फीचर होता है या गैर संघी का फीचर होता है। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस बनते हो, कौन एग्जाम लेता है? केंद्र लेता है ना, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। ध्यान देना, यूपीएससी एग्जाम लेता है, लेकिन आप जाते कहाँ हो? स्टेट में। रिप्रेजेंट किसको करते हो? केंद्र को। स्टेट का तो पीसीएस होता है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। फिर क्या है? आपातकालीन प्रोविजन। केंद्र क्या करता है? आपातकालीन प्रोविजन लगाता है, राष्ट्रीय आपात के नाम पर लगाता है, राष्ट्रपति शासन के नाम पे लगाता है, और वित्तीय आपात के नाम पे लगाता है। हालांकि आज तक वित्तीय आपात कभी लगा नहीं, राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है, मतलब गिनती ही नहीं है, आप समझ सकते हो। और राष्ट्रीय आपात केवल अभी तक 3 बार लगा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो अब आपको ये चीज़ें याद हो गई ना। अगर आपसे मैं ये कहूँ, सिंपल सी बात, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि निम्न में से एकात्मक के लक्षण कौन कौन से हैं? ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, तो आप कहेंगे साहब स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता तो इसके लक्षण नहीं है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? इसके लक्षण है संविधान का लचीलापन है, और इसका दूसरा जो लक्षण हम आपने बताया साहब, वो हम कह सकते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका या एकल नागरिकता। ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? ये आप लिस्ट बना के लिख लीजिए, हालांकि हम आपको आगे पढ़ा भी देंगे। समझ गए? तो ये चीज़ें हो गया। दूसरी बात क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि भारत के संविधान में कहीं पर संघी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अर्थात इंडिया का जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत जो है वो उस राज्यों का संघ है, यानी कि किसी समझौते का ये परिणाम नहीं है। सिंपल सी बात, आपसे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है भारतीय राज्यों के संदर्भ में, ठीक है, या भारतीय संघ के संदर्भ में, भारतीय संघ एक समझौते का परिणाम है, ऐसा उसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात सिंपल सी बात है, भारत में क्या है? राज्य समाप्त हो सकते हैं लेकिन केंद्र समाप्त नहीं हो सकता। अर्थात भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ध्यान देना। और अमेरिका में क्या है कि अमेरिका क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि वहाँ पे ना तो राज्य समाप्त होगा ना ही केंद्र समाप्त होगा। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है सरकार के संसदीय स्वरूप की। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि संसदीय स्वरूप की विशेषता है, तो सिंपल सी विशेषता क्या है? 2 विशेषताएं हैं। देखो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो विशेषता ये है कि ये विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हालांकि आज तक पूछा नहीं कभी भी, कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज तक जितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका के समक्ष जवाबदेही होती है या कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पे आप लोगों में कंफ्यूज होते होंगे बच्चे कि सर विधायिका का क्या मतलब होता है, कार्यपालिका का क्या मतलब होता है। देखो कार्यपालिका में टोटल 552 मेंबर्स, यानी कि वर्तमान में 545 मेंबर, 543 वैसे होते हैं, 2 नॉमिनेटेड होते हैं जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो 545 है ना, ये टोटल कहलाते हैं कार्यपालिका। ध्यान देना। ठीक,
विधायिका का मतलब क्या होता है कि जो ये होते हैं आपके विधायक जो बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट में जाते हैं, वो जो कानून बनाते हैं उनकी बात की जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, विधायिका के समक्ष यानी कि आपकी जो कार्यपालिका होती है, जो कार्य करते हैं सरकार के प्रमुख या सरकार के जो प्रतिनिधि यानी कि एक तरीके की कैबिनेट, वो जो कानून बनाएगी वो उन सभी विधायकों के समक्ष, जो 545 विधायक हैं उनके समक्ष रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कि उनके सामने उस प्रोविजन को लेकर जाएगी, उस पर डिबेट करेगी, डिस्कस करेगी, डिस्कोर्स करेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, ठीक है। अब जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने कोई प्रोविजंस लागू किया तो ऐसा नहीं है कि वो एक कमरे में बैठकर उसे लागू कर सकते हैं, उन्हें उसको विधायिका के समक्ष लेकर जाना होगा, विधायिका उसकी जांच करेगी और विधायिका और कार्यपालिका अगर जांच कर लेती है तो उसके बाद न्यायपालिका के पास जाती है, वो उसकी न्यायिक सर्वोच्चता या न्यायिक पुनर्विलोकन उसका करती है और देखती है कि कहीं किसी संविधान के किसी आर्टिकल, किसी प्रोविजन का मिसयूज तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं, यानी कि विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, या इसी लाइन को उल्टा कर दिया जाता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक। लेकिन हो सकता है अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, अध्यक्षीय प्रणाली को लेकर। अमेरिका में अध्यक्षीय है, ठीक है, और ब्रिटेन में संसदीय है। अध्यक्षीय में क्या होता है कि अध्यक्षीय प्रणाली शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। आपसे हो सकता है अब डेप्थ में क्वेश्चन पूछ दें कि संसदीय व अध्यक्षीय व्यवस्था के संदर्भ में, नंबर 1, संसदीय व्यवस्था जो होती है वो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित होती है। नंबर 2, अध्यक्षीय व्यवस्था जो होती है वो शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आप बता सकते हैं कि साहब दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, ये आप याद रखिए कि इंडियन संविधान में संसदीय जो व्यवस्था है उसकी क्या क्या फीचर है। एक तो ये वास्तविक नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति की बात करता है, बहुमत वाले दल की सत्ता की बात करता है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही को इंश्योर करता है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता की बात करता है, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व की बात करता है, क्लियर, और निचले सदन के विघटन यानी कि लोकसभा अथवा विधानसभा की बात करता है। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये निचले सदन की जगह ना उच्च सदन दे देगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, निचला सदन क्या होता है, उच्च सदन क्या होता है। देखो, निचला सदन होता है लोकसभा, उच्च सदन होता है राज्यसभा या आपकी राज्य विधान परिषद। विधान परिषद केवल 6 स्टेट में है तो इसलिए हमें उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। और एक और बात बताएं, विधान परिषद को तो समाप्त किया जा सकता है, ध्यान देना, विधान परिषद को कई सारे अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाके समाप्त किया जा सकता है आगे चलकर, लेकिन राज्यसभा को आप समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आप यहाँ पे निचले सदन की जगह दे देगा निचला व उच्च दोनों सदनों का विघटन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप बताएंगे नहीं साहब, और आपसे इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता हैं, ठीक है, और आपको इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन उठा देगा तो आप बताएंगे साहब बिल्कुल ठीक बात है, वास्तविक नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति है, ठीक है, बहुमत वाले दल की सत्ता की बात है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही की बात है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए, ठीक है। कार्यपालकों की उपस्थिति का मतलब वास्तविक नाम मात्र, जैसे आप देखते हैं ना कि राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र होता है, वास्तविक शक्ति कौन उपयोग करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक। फिर बात आती है भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंस है। जैसे ब्रिटेन की जो संसद है वो संप्रभु है, बट भारत में जो संसद है वो संप्रभु नहीं है, ध्यान देना, 2 डिफरेंस हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य डिफरेंस है। पहला, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है जबकि भारत की संसद संप्रभु नहीं है, तो कौन है, हम भारत के लोग या भारत का संविधान, ठीक। दूसरी चीज कि ब्रिटेन की जो प्रधान है या ब्रिटेन का जो राज्य का प्रमुख होता है वो क्या होता है, वो नॉमिनेटेड होता है या कह सकते हैं वो जन्मजात होता है, ठीक है, या वंशानुगत होता है। बट इंडिया में क्या होता है, वो इलेक्टेड होता है, यानी कि गणतंत्रात्मक होता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है।
फिर बात आती है हमारी संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में अंतर। संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता का क्या मतलब कि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पे कोई रिव्यू नहीं किया जा सकता, उस पर रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि न्यायपालिका ने कोई कानून बना दिया तो उसकी संसद रिव्यू नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है, चेक एंड बैलेंस के प्रोसेस पे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि संसद ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, तो उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता, जबकि अमेरिका में क्या है कि रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। जैसे आपसे एक बार एक लाइन हमेशा आप पढ़ते होंगे ना, कि क्या पढ़ते होंगे लाइन, कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय एक स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा, या एक पुरुष को स्त्री बना पाने के अलावा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जबकि इंडिया में क्या है, दोनों का चेक एंड बैलेंस होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका हमने आपको बताया था संसदीय व्यवस्था का फीचर है या संघीय व्यवस्था का है। एकीकृत न्यायपालिका किसका है, एकात्मक का। इंडिया में दोनों फीचर हैं। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बताइए, आप पढ़ते हैं ना एक स्टेटमेंट कि भारत की जो संविधान है वो अर्ध संघीय व्यवस्था है, या भारतीय संविधान में एकात्मकता के साथ साथ संघीयता के भी लक्षण है। जैसे एकात्मकता का लक्षण क्या है, एकल नागरिकता। संघीय का क्या है, सदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। तो इस पर आप आंसर ऐसे ही लिखा करेंगे। जब आपको, हालांकि हम आंसर राइटिंग कराएंगे ना, तो इन्हीं फीचर्स को कैसे आंसर में सजोना है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का सिंपल सा मतलब ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि भारतीय संविधान में ऐसी न्यायपालिका की बात करता है जो एकीकृत के साथ साथ स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब इसकी नियुक्ति को लेकर, इसकी अपॉइंटमेंट को लेकर, इसके डिसीजन को लेकर स्वतंत्र है वो। ठीक है, एकीकृत का मतलब कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, फिर उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, अन्य छोटी छोटी अदालतें हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, एकीकृत न्यायपालिका। क्लियर, तो आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को हम एक इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे दो चीज़ें आपको बता दें। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करना। ठीक है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रमोट करना। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपसे डीपीएसपी में पूछा जाता है, तो उसमें क्या आता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करना। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्पिरिट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता हो गई। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट की बात की गई है। समानता की बात, स्वतंत्रता की बात, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता की बात, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों के अंदर एक कमी होती है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के अंदर, वो क्या करते हैं कि इन सभी फंडामेंटल राइट्स को लाइन बाय लाइन याद करते हैं। यूपीएससी आपसे नहीं पूछती है। यूपीएससी के देखो, यूपीएससी तथ्यात्मक नहीं है, यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल है। वो क्या पूछेगी आपसे जानते हैं, आपसे समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, क्या उपाधियों का अंत शामिल नहीं है, क्या अस्पृश्यता का अंत शामिल नहीं है, क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या करना होता है कि उन आर्टिकल्स के नंबर्स को न याद करके उन आर्टिकल्स में दिए गए प्रोविजंस को याद करना होता है कि अच्छा ये समानता का अधिकार है, इसमें 14 आएगा, 14 में क्या दिया है, 15 में क्या दिया है, 16 में क्या दिया है, 17 में क्या दिया है, 18 में क्या दिया है। ये बातें याद होनी चाहिए कि अच्छा अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का अंत है, लोक नियोजन के विषय में स्वतंत्रता है। क्रम में मैंने नहीं बताया, बस मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप लोग फिर ये दावा ना ठोकने लगें कि सर अस्पृश्यता तो 17 में आती है, उपाधि तो 18 में आती है। ये नहीं याद करना है आपको। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, कि अच्छा ऐसे ऐसे नंबर्स आएंगे। हालांकि हम आपको फंडामेंटल जब राइट पढ़ाएंगे ना अपने नेक्स्ट पार्ट में, तो वहाँ पे आपको डिटेल में सारी जानकारी देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो ये बातें हैं, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की बात करना या कल्याणकारी राज्य की बात करना।
क्लियर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। बाकी डीपीएसपी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम आपको डीपीएसपी वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन से गांधीवादी हैं, कौन से उदारवादी हैं, कौन से इसमें समाजवादी हैं, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। नंबर्स बिल्कुल नहीं पूछेगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक दो क्वेश्चन और आते हैं कि अमेंडमेंट के द्वारा किन को जोड़ा गया, कौन बिना अमेंडमेंट के अंतर्गत आए, तो वो सब वहाँ के पार्ट हैं, तो वहाँ पढ़ाएंगे। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। इसके बारे में दो बातें याद रखिए। पहला कि ये मूल संविधान में नहीं था, दूसरा कि इसे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया, तीसरा इसमें वर्तमान में 11 बातों को मेंशन किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको वो 11 बातें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट उसी पे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो आपको 4 दे देगा, 4 में एक मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। और जानते हैं दुख तो तब होता है कि जब मौलिक कर्तव्य में वो जानते हैं किसका यूज करता है गलत कराने के लिए, डीपीएसपी का, क्योंकि डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स मौलिक कर्तव्य को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ से देखना होगा। चलिए ये सारी चीज़ें हम करा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात। धर्मनिरपेक्ष, देखिए यहाँ पे एक लाइन बता दूँ, मैं अमेंड कर देना चाहता हूँ। धर्मनिरपेक्ष ये लाइन यहाँ पे गलत लिखी है। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि वर्तमान भारत सरकार का, या वर्तमान का क्या मतलब, इससे पहले की भी गवर्नमेंट का, इंडियन का जब बेयर एक्ट पढ़ते हैं, यानी कि भारत सरकार का जब बेयर एक्ट आप पढ़ते हैं जिसमें संविधान की बातें की गई हैं, इंडियन की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जब बुक पढ़ते हैं, तो वहाँ धर्मनिरपेक्ष शब्द को अब हटा दिया गया है, वहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। ये वास्तव में ब्रॉड क्वेश्चन है मेंस का, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम की दृष्टि से दो बातें बताएंगे, ठीक, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं साहब पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है और धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब है। देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि धर्मों के मध्य हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि भारत हिंदुओं का देश है, हम ये नहीं कहेंगे कि भारत पारसियों का देश है, हम ये नहीं कहेंगे कि नौकरी में केवल हिंदू वर्ग के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, नौकरी में मुस्लिम कम्युनिटी या ईसाई कम्युनिटी या बौद्ध कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, अर्थात राज्य के द्वारा किसी विशेष धर्म को प्रमोट न करना। जैसे एक बार यूपीएससी ने नहीं पूछा, किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे ऐसे ही इंडिपेंडेंट रूप से कि साहब मोदी जी वर्तमान में राम मंदिर के निर्माण के लिए गए, तो क्या वो भारत सरकार की धर्मनिरपेक्ष की स्पिरिट को डाइल्यूट करती है? तो नहीं करती। क्यों? क्योंकि मोदी जी राम मंदिर के इनाग्रेशन में गए थे, न कि राम मंदिर को इंडिया का रिलीजन बना दिए थे, ठीक है। जैसे टर्की में क्या है, टर्की ने इस्लाम को रिलीजन बना रखा है कि टर्की का जो राष्ट्रीय धर्म है वो इस्लाम है, ठीक है। आप पाकिस्तान में जाएंगे, वहाँ का नेशनल जो धर्म है वो क्या है, मुसलमान यानी कि इस्लाम है, ठीक है, वहाँ पे हिंदू धर्म नहीं है। तो इंडिया में कोई धर्म विशेष नहीं है, ठीक है, इसलिए इंडिया क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। बट जब धर्मनिरपेक्ष की बात आने लगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक प्रॉब्लम आई, या कहें कि कोर्ट्स के सामने एक प्रॉब्लम आई कि ठीक है हम धर्मनिरपेक्ष की तो बात कर सकते हैं, तो क्या मोदी जी राधा स्वामी सत्संग, क्या मोदी जी किसी अन्य संप्रदाय जैसे वरकारी संप्रदाय, क्या मोदी जी किसी विट्ठल देव के संप्रदाय या किसी शंकर देव के अद्वैतवाद के दर्शन, या फिर वो विशिष्टाद्वैत या द्वैताद्वैत या रामकृष्ण मिशन, या फिर किसी अन्य जो बॉडी या आर्य समाजी संस्था, या फिर आप समझ सकते हो ब्रह्म समाज संस्था, ये अलग अलग जितने भी कम्युनिटी है ना, जैसे निरंकारी संप्रदाय, दादू दयाल का निपक संप्रदाय, या सिख धर्म के कई अलग अलग छोटे छोटे संप्रदाय, अकाली संप्रदाय या निहंग संप्रदाय, ठीक है, क्या इन संप्रदायों के खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं क्या? तो साहब इनके खिलाफ भी भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मोदी जी सिख धर्म को प्रमोट करने के निहंग समुदाय को प्रमोट करने लगे, ऐसा नहीं है कि मोदी जी रामकृष्ण मिशन को ज़्यादा डोनेशन देने लगे, ऐसा नहीं है कि राधा स्वामी सत्संग को प्रमोट करने लगे, ऐसा नहीं है कि वो इस्कॉन टेम्पल को प्रमोट करने लगे, ये भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो धर्मनिरपेक्ष है ना, ये काफ़ी बड़े एंगल को कर्व नहीं करती है, मतलब ये केवल छोटे एंगल को ही लोगों को प्रमोट करती है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब उन्होंने कह दिया कि ये तो केवल 6 धर्मों की बात करता है, संप्रदाय तो इससे रह ही जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी कई सारे संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय हैं, नाथ संप्रदाय हैं, ठीक है, शैव संप्रदाय हैं, तो इनमें भेदभाव भी ना हो, इसके लिए हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में
पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग कर लो। पंथ का मतलब है कि संप्रदाय के प्रति भी हम निरपेक्ष रहेंगे। हम ना तो शैव संप्रदाय के लोगों को प्रमोट करेंगे, ना ही वैष्णव धर्म के संप्रदाय के लोगों को प्रमोट करेंगे। क्लियर? यानी कि हर एक चीज में इक्वलिटी को शो करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल भारत सरकार के वेयर एक्ट में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिख कर आता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पंथ निरपेक्ष की बात आती है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको एक बेसिक फीचर पता होना चाहिए कि इसे मूल प्रस्तावना में नहीं दिया गया था, बाद में इसे 42 अमेंडमेंट के द्वारा उसमें ऐड किया गया था। और जब ऐड किया गया था तो भी काफ़ी सारी डिबेट शुरू हुई थी। क्या उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष नहीं था? क्या उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंथ निरपेक्ष नहीं था? तो ऐसी जो डिबेट्स है, उस डिबेट्स को जब हम आपकी आंसर राइटिंग सीरीज शुरू करेंगे, हालांकि इससे रिलेटेड हमने आपको आंसर करा दिया है तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, बट आप में से फिर से अगर लिख के डालेंगे तो हम उसे फिर से चेक करके आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। दूसरी एक क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो धर्मनिरपेक्षता की जो स्पिरिट है वो वेस्टर्न कल्चर से किस प्रकार डिफरेंस है, या वेस्टर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कैसे डिफरेंट है। तो डिफरेंट ऐसे है, बस आप ये मान लीजिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धर्मनिरपेक्षता की बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का जो स्टेट है वो किसी भी धर्म के बनाए हुई प्रोसेस या उनकी प्रक्रिया या उनके सिद्धांत या उनके नीति नियमों में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये वेस्टर्न सोसाइटी की बात है। बट इंडिया में ये है कि अगर वो रीति रिवाज, वो परंपरा अगर लोक व्यवस्था के अगेंस्ट है तो इंडिया का स्टेट उसके खिलाफ इंटरफेयर कर सकता है। जैसे अभी कुंभ की बात आई, ठीक है, कुंभ अगर पश्चिम की बात होती तो राज्य इसमें दखल नहीं दे सकता था। राज्य ये नहीं कह सकता था उन कुंभ के लोगों से, साधु संतों से कि आप इस कुंभ को अब यहाँ पर बंद कर दीजिए क्योंकि ये पब्लिक के हित में नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया में उन्होंने कह दिया, क्यों? क्योंकि पब्लिक के वेलफेयर की बात यानी कि लोक व्यवस्था के कल्याण की बात के लिए हम कुंभ पर भी आरोपण कर सकते हैं, यानी कि आपकी उस प्रक्रिया को खंडित कर सकते हैं। जैसे आप एक और प्रक्रिया पढ़ते हैं ना, संथारा प्रथा। ठीक है, संथारा में या संलेखना, उसमें क्या होता है कि कोई साधु संत बिना खाए पिए अपने शरीर को जीर्णावस्था में ले जाता है और मृत्यु का वर्ण कर लेता है। ठीक है, तो भारत सरकार इस पर भी रोक लगाती है क्योंकि ये एक तरीके से लोक व्यवस्था के अगेंस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि आत्महत्या करना भी एक तरीके का पाप है, कॉन्स्टिट्यूशन उसे इनवैलिड करार देता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि हाँ, राज्य इंटरफेयर कर सकता है धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट पर। ठीक है, जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं है, वहाँ पे धर्म अलग है, राज्य अलग है। ठीक है, वहाँ पर ऐसा क्यों था? क्योंकि आप पढ़ते हैं ना कि जब स्टेट का वहाँ पर ओरिजिन हुआ था तो स्टेट के ओरिजिन के बाद धर्म यानी कि पोप या कहें चर्च का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया था और चर्च ही उस समय स्टेट को रेगुलेट करता था। इसलिए चर्च की पावर को डाइल्यूट करने के लिए और चर्च और स्टेट की पावर के में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए शक्ति का पृथक्करण किया गया था और राज्य से स्टेट को अलग कर दिया गया था। तो वहाँ के ओरिजिन का कॉन्सेप्ट अलग है, बट इंडिया का तो अलग है ही। ठीक है, फिर बात आती है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें संविधान के बनने के दिन से ही हर एक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार प्रोवाइड करा दिया गया था। जबकि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन हो या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो या ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो या रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, ये सब बनने के बावजूद भी सबको मताधिकार नहीं प्राप्त था। किसी को, खासतौर पर महिलाओं को तो वोटिंग राइट दिया ही नहीं गया था। कई वर्षों के आंदोलन के बाद उनको राइट दिया गया, जिसको आप हमेशा एक मूवमेंट के नाम से पढ़ते हैं, सफ्रेज मूवमेंट के नाम से। ठीक है, वो वोटिंग राइट से ही रिलेटेड थी। तो आपको ये बात याद रखनी है। ये जैसे होता है ना कि आप जब पढ़ते हो कि भारत का संविधान एक उधार का दस्तावेज है, तो वहाँ पर आप ये लाइन बता सकते हैं कि साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो ऐसे फीचर हैं जो विश्व के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में तत्कालीन समय में नहीं थे।
एक तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रोविजंस नहीं था और दूसरा कौन सा 3 टियर गवर्नमेंट का प्रोविजन नहीं था। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों या नगर पालिका की बात नहीं थी, ठीक है। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों फीचर विद्यमान थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसे किस एक्ट के द्वारा लाया गया? तो 61 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें क्या किया गया कि जो मतदाता की आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब यहाँ पे ध्यान देना, विवाह करने की उम्र लड़कों की 21 वर्ष है, ठीक है, लेकिन वोटिंग राइट की जो बात है वो 18 वर्ष है। और एक और बात, वोटिंग राइट चाहे लड़का हो या लड़की हो दोनों को 18 वर्ष पे प्राप्त है, लेकिन विवाह के लिए लड़के को 21 होना चाहिए, लड़की को 18 होना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ वोटिंग राइट पे भेदभाव नहीं करता, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विवाह के लिए एक लैंगिक भेदभाव को प्रमोट करता है। तो आप ये लाइन कंपेरिजन के तौर पर जब लैंगिक समानता पर लिखते हैं वहाँ पे डाल सकते हैं, तो एग्जामिनर को काफ़ी पसंद आएगा, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। बाकी हम आपको जितने भी अमेंडमेंट हैं उनको अपने लास्ट पार्ट यानी कि 45 पार्ट में डिटेल में बताएंगे कि कौन से अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें ऐड की गई। 61 अमेंडमेंट क्या था, 52 अमेंडमेंट क्या था, 101 या 103 अमेंडमेंट क्या था, ठीक है। अब बात आती है एकल नागरिकता। ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया कि एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता का क्या मतलब है। जैसा आप जानते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दोहरी नागरिकता है, यानी कि स्टेट की अलग है, राज्य की अलग है। स्टेट का मतलब न्यूयॉर्क की अलग है, न्यू जर्सी की अलग है, पेंसिल्वेनिया की अलग है, फ्लोरिडा की अलग है, ठीक है, वॉशिंगटन की अलग है, सारी वहाँ पे अलग अलग है। और केंद्र की एक अलग नागरिकता है। बट इंडिया में चाहे यूपी के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे तमिलनाडु के, नागालैंड के, कहीं के भी हो आपकी जो नागरिकता है वो स्टेट की भी है और आपकी सेंट्रल की भी है। क्लियर? केंद्र और राज्य दोनों की एक ही नागरिकता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और बता दूँ, जो आधार कार्ड होता है वो आपकी नागरिकता को शो नहीं करता है, ये ध्यान रखना। आपकी नागरिकता को शो करने की जो आईडी है वो वोटर आईडी होती है। एक बार यूपीएससी में इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जब आधार कार्ड बनने की शुरुआती दौर पर बात आई थी कि क्या आधार कार्ड आपकी नागरिकता को शो करता है, तो नहीं। आधार कार्ड आपके लिए केवल ये बताता है कि हाँ आप भारत के निवासी हो, बट भारत की नागरिकता आपको मिली है ये आपकी वोटर आईडी बताती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वोट डालोगे तभी तो नागरिक कहलाओगे ना। चलिए अब बात आती है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का क्या मतलब होता है कि कई सारी ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं जिन पर किसी भी ना तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है ना ही किसी भी न्यायपालिका का रेगुलेशन है, अर्थात वो इंडिपेंडेंट रूप से अपना वर्क करती हैं। जैसे चुनाव आयोग, हालांकि नाम मात्र के लिए आप चुनाव आयोग को आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र है, बट आप रोज उसका क्रिटिसिज्म सुनते हैं कि चुनाव आयोग आजकल पक्षपाती हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। बाकी डिटेल में बॉडी तो हम आपको कवर कराएंगे कहाँ पर, आगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जब बॉडी पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है। तो क्या है, न्यायपालिका के लिए चुनाव आयोग है, जैसे संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के लिए चुनाव आयोजित कराता है, ठीक है। केंद्र एवं राज्य के लेखों का निरीक्षण करता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो हमारी एग्जाम लेती है, ठीक है। ये एक तरीके के इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं, ठीक है। बाकी आता है आपातकालीन प्रोविजन, इसको हम काफ़ी डिटेल में देखिए पढ़ेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे हम पढ़ा देंगे। बट आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि आपातकालीन प्रोविजन इंडिया में 3 तरीके के हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कभी लगा नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगा है, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन तो पता ही नहीं कितनी बार लगा है, ठीक है। फिर बात आती है त्रिस्तरीय गवर्नमेंट की। त्रिस्तरीय गवर्नमेंट के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतें और नगर पालिका को ऐड किया। केंद्र और राज्य हमारे यहाँ पहले से थी, ठीक है। अनुसूचियाँ हमने इसमें कौन सी जोड़ी, हमने इसमें अनुसूचियाँ जोड़ी थी 11वीं और 12वीं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियों पे आपसे सिंपल सा क्वेश्चन एक ही बनता है, और वो क्या बनता है कि इसे किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, 97 अमेंडमेंट के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि सहकारी समितियों को न केवल हमने फंडामेंटल राइट में ऐड किया,
ना केवल हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड किया, बल्कि हमने इसे कहाँ पर ऐड, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कह रहा हूँ, डीपीएसपी में ऐड किया है, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के एक अलग पार्ट यानी कि 9th बी में भी ऐड किया है, पंचायतों के प्रोविजन में लेकर। आखिरकार सहकारी समितियाँ होती क्या हैं? सहकारी समितियाँ आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप अमूल का दूध पीते हो, ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सब मिलकर अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किए एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत कि अलग अलग जगह के क्षेत्र के लोगों को लाया जाए, एक प्रोडक्शन किया जाए और उस प्रोडक्शन को स्टेट के अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वो एक तरीके के सहकारी समितियाँ होती हैं, ठीक है। आप जब भी अमूल का लाएंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें लिखा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रिलेटेड, या लिज्जत का पापड़ जब आप देखते हैं तो उसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना आपसे मेंस में पूछेगा, प्री में आपसे नहीं पूछेगा कि इसकी आलोचना करके भाई साहब आप बताइए, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हालांकि आपसे क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए 2 काम कर लीजिए। 2 काम कौन से? एक तो आप 1 से लेके 22 तक के भाग संविधान के याद कर लो कि पहले भाग में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 22 तक में क्या क्या है, ठीक है, मोटे तौर पे। दूसरा आप क्या याद कर लो, 1 से लेके 12 अनुसूची तक में क्या क्या बातें दी गई हैं ये याद कर लो, ठीक है, कि जैसे 9वीं अनुसूची में क्या है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 11वीं में पंचायतें हैं, 12वीं में नगर पालिका हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक। तीसरी बात है कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 का तक, यानी कि 51 का जो 11 उसमें दिए गए ना, उनको भी याद कर लो। इससे ज़्यादा आपको कोई आर्टिकल, कोई टॉपिक, कुछ भी नहीं याद रखना है। यूपीएससी के लिए नहीं याद रखना, पीसीएस के लिए तो आप 395 नहीं 475 भी याद कर डालो तो भी कम पड़ेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। और एक और बात, प्रियम्बल तो याद ही होनी चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको वंदे मातरम गीत याद हो, राष्ट्रगान याद हो और प्रियम्बल हमारे संविधान की याद हो, क्योंकि हो सकता है कई बार क्या होता है यूपीएससी में एग्जामिनर आपसे सीधे पूछ लेता है कि आप ये बताइए प्रियम्बल क्या है, तो आप सिंपल सा बता देंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ऐसे आप पूरा डिटेल में बता देंगे उनको। और इसके 2 फायदे होते हैं, आपसे जब प्रियम्बल पे क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप वहाँ पे क्रम लगा सकते हैं कि अच्छा पहले कौन सा वाक्य आया, पंथ निरपेक्ष आया कि लोकतंत्र आया कि समाजवादी आया। ये भी आप पता कर सकते हैं कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी है कि 6 प्रकार की, 2 प्रकार का न्याय दिया है कि 3 प्रकार का, 2 प्रकार की बंधुता दी है कि 3 प्रकार की, आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि न्याय की बात की गई। ऐसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आप देखिएगा कि सिर्फ प्रियम्बल याद होने से अधिकांश प्रियम्बल के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंडेक्स आपको याद रखनी है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ पे दोनों इंडेक्स दे दी हैं, ठीक है। तो आप इधर वाले बस याद करना, बाकी आपको डिटेल नहीं याद रखना। और एक और बात, जैसे मैंने ये बात बताई ना आपको कि जैसे आप ये देखिए 17 नंबर पे है, ठीक है, तो आपको ये नहीं याद रखना है कौन कौन सी भाषाएं हैं, आपको सिर्फ याद रखना है 17 में राजभाषा की बात की गई, 18 में आपात उपबंध की बात की गई, ऐसे याद रखना है। जैसे 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई, अध्याय 1 अध्याय 2 ये नहीं याद रखना है, ठीक है। 12 में पैसा, वित्त, संपत्ति, संविदा की बात की गई, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, समझ गए। इसके अलावा क्या है, अनुसूचियाँ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब देखिए जब आप अनुसूचियाँ पढ़ेंगे ना, तो इसमें भी आपको ड्रामा नहीं करना है, डिटेल नहीं पढ़ना है। प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यों का नाम और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाएं, बस। दूसरी अनुसूची में क्या है, सबके वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ, ऐसे याद करो। चौथी अनुसूची में क्या है, संघ और राज्यों का राज्य सीटों में आवंटन। 5वीं में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन। 7वीं में 3 विषय, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। 8वीं में भाषाएं, ठीक है। 9वीं में भूमि सुधारों से रिलेटेड प्रोविजंस, ऐसे याद करना है, डिटेल में नहीं याद करना है इनको भी, ठीक है। फिर ये तो हमने आपको पढ़ाई दिया, तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया, क्लियर। अब बात आती है भारत के संविधान की प्रस्तावना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या कहें कि इस बार आपसे हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 2017 के बाद से यूपीएससी ने प्रियम्बल पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसलिए आपसे प्रियम्बल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सिंपल सा मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर का प्रियम्बल का मतलब क्या होता है साहब।
प्रियम्बल का एक तरीके से मतलब ये होता है जैसे हमारे कोचिंग संस्थान का एक तरीके का प्रोमो वीडियो, या आप कहें कि आप जब कहीं जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपका नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिताजी ये हैं, आपकी माताजी ये हैं, आपके भाई ये हैं, और इतना सब जानने के बाद व्यक्ति फिर अंदर की डिटेल की जानकारी लेता है। ठीक है, जैसे आप लोग जब रिश्ता देखने जाते हैं ना, तो नहीं बताया जाता, तो एक तरीके का प्रियम्बल ही होता है कि लड़की के बारे में, लड़के के बारे में मोटे मोटे फीचर बता दिए गए। वो तो शादी के बाद पता चलता है कि कितनी प्रॉब्लम खड़ी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है प्रियम्बल का, यानी कि प्रियम्बल एक तरीके से सार होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि आपका नाम, आपका व्यक्तिगत जो प्रोमो है वो एक तरीके का आपके जीवन की स्टोरी का सार होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो ना, तो बुक का जो पहला पन्ना लेखक के द्वारा लिखा जाता है, जिसमें बातें लिखी होती है ना कि इस पुस्तक के अंतर्गत हमने क्या क्या संकलित किया है, तो वो चीज़ें होती है। जैसे शुरू में हम आपको जब बताते हैं कि लेट्स क्रैक सीरीज, लेट्स क्रैक सीरीज क्या है, हमारी इस प्रीलिम्स की पूरी सीरीज का क्या है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब प्रियम्बल हम पढ़ें, इससे पहले इस पर क्वेश्चन क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं, और वो दिमाग में देख लेंगे तो प्रियम्बल पढ़ने में आसानी होगी। पहले हम क्या करते हैं ना, आपको जो बताते हैं, क्या बनाते हैं हम आपके लिए, हुक करते हैं, यानी कि दिमाग में आपके ब्लॉक्स क्रिएट कर देते हैं, और फिर हर ब्लॉक्स में हम टैग्स कर देते हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रियम्बल के बारे में किसने क्या कहा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा प्रियम्बल में कौन कौन से प्रोविजन हैं। चौथा क्वेश्चन प्रियम्बल क्या अभिव्यक्त करती है। पांचवा क्वेश्चन प्रियम्बल में किन किन वर्ड्स को कब कब ऐड किया गया। छठा क्वेश्चन प्रियम्बल के जो वर्ड्स हैं उसमें कितने टाइप की सामाजिक न्याय हैं, कितने टाइप के स्वतंत्रता हैं, कितने प्रकार की बंधुता हैं। चौथा पॉइंट प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। पांचवा पॉइंट प्रियम्बल क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। क्या प्रियम्बल किसी व्यक्ति के लिए न्याय योग्य देने में सलाहकारी है या नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इतने सारे बनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 14वां क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में आपको प्रियम्बल याद होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, और इतने ही टाइप के क्वेश्चन को हम अपने इस पूरे आर्टिकल में कवर कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात क्या कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रियम्बल को अपनाया गया, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को अपनाया गया, आपसे नहीं पूछेगा। दूसरी बात यह है कि प्रियम्बल को N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। आप सोचेंगे सर इसको कैसे याद रखेंगे, परिचय को किसने कहा, पालकी साहब ने। ठीक है, ऐसे याद कर लिया करो, पा से पा। ठीक है, पालकी परिचय, क्लियर, यानी कि संविधान का परिचय किसने कहा, पालकीवाला ने। क्लियर। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो संविधान की प्रस्तावना है वो वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। सिंपल सी बात है कि इंडिया की जो प्रियम्बल है वो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक रूप है, तो बिल्कुल सही बात है। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि 96 के द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया, यानी कि 3 शब्दों को जोड़ा गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं जोड़ा गया, तो आप बता सकते हैं कि साहब समाजवाद को जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है, अखंडता को जोड़ा गया है, इसमें सामाजिक न्याय को नहीं जोड़ा गया, वो पहले से ही उसमें था। ठीक है, एक और बात, क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, तो हाँ संशोधित किया जा सकता है। अभी तक प्रस्तावना 2 बार से अधिक संशोधित हो चुकी है, नहीं साहब, अभी तक प्रस्तावना केवल 1 बार ही संशोधित हुई है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्या प्रस्तावना को शुरू से हटाकर भाग 2 में संकलित किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब आप में दिमाग आ रहा होगा साहब उतनी देर से आप बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हो, होता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का सामान्य सा मतलब ये होता है जैसे ये आप हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि हम ऐसे नहीं हैं, मान लीजिए कि ये आप हैं। ठीक है, आपका ये हाथ है, ये आपकी 2 आँखें हैं। ठीक है, ये आपका एक नाक है, एक मुंह है,
और ये आपका एक छोटा सा कान इधर है, एक छोटा सा कान ये है, ठीक है। मान लीजिए ये मैं हूँ, आप किसी और को मत लीजिए, अपने ऊपर ही कॉमेडी करनी चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए मैं हूँ, मेरे ये एक कान है, एक ये कान है, ये आँख है, ये नाक है, ये मुँह है, ठीक है। ये 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। अब क्या हो, इस पैर को हटाकर यहाँ पे लगा दो हाथ की जगह पे, ठीक है, और इस आँख को यहाँ से हटा के कान के पास लगा दो, तो क्या ये शरीर सही होगा? नहीं होगा, शरीर ही बिगड़ जाएगा। यानी कि हमारी बॉडी का जो बेसिक पार्ट है वो ही बिगड़ गया, तो क्या हम कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो वही चीज़ है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है, आप ये नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो आपके 2 पार्ट्स में हैं, संविधान के भाग 2 में हैं, उन्हें आप भाग 3 में कर दें, आप नहीं कर सकते वहाँ पे। क्लियर? सॉरी, भाग 3 में हैं, आप उन्हें भाग 4 में नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये बातें आपको याद रखनी है, इसी को बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बताया गया क्या है क्या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बताया, वो कहती है समय समय पर बताएंगे, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2020 के प्रीलिम में, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना याद रखनी है, और जब याद रखेंगे तो यहाँ पे बस एक अमेंड कर लेना, वो क्या, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष याद रखना, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिवृत्ति विश्वास धर्म उपासना स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति गर्मा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति माघ से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये 26 नवंबर 1949 यहाँ तो ठीक दिया है, लेकिन आपने मिति माघ से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कहाँ से बोला? तो बात यह है कि मैंने जो संविधान की प्रस्तावना याद की है वो भारत के संविधान के बेयर एक्ट से याद की है, ठीक है। वो हम आपको PDF अपने उसमें शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से उसी को याद कीजिएगा, ठीक है। तो उस पर मैंने याद किया, हालांकि आपको ये याद नहीं रखना है मिति माघ से शुक्ल सप्तमी, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में ये भी बता देंगे ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है, कि अच्छा बच्चे को रियल में याद है, टफ पॉइंट याद है। देखो टफ जब याद होता है ना आपके अंदर तो एग्जामिनर हैप्पी होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, जैसा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? देखो, विचार 1, अभिव्यक्ति 2, धर्म 3, विश्वास 4, उपासना 5, ठीक है। समता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर 2 समताएं हैं, ठीक है। बंधुता कितने प्रकार की है? यहाँ पे 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं अखंडता एकता की व्यक्ति की गरिमा की बात की गई, ठीक है। अब यहाँ पे न्याय कितने प्रकार के हैं? 3। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है कभी भी, तो आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, क्रम में लगाइए, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य और प्रभुत्व संपन्न। तो आप बता सकते हैं पहले प्रभुत्व संपन्न आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष आएगा, फिर गणराज्य आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ इन चीज़ों को याद रखना है आपको, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं? तो आप बता सकते हैं कि इसके 4 मूल तत्व हैं। मतलब प्रस्तावना हमें क्या बताती है? एक तो हमें ये बताती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। आप पढ़ते ना, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो लोगों के बताती है कि संविधान का स्रोत लोग हैं। इंडिया की प्रकृति के बारे में बताती है कि आखिरकार इंडिया है कैसी, तो इंडिया संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला एक कंट्री है। क्लियर? सिंपल सा आपसे जानते हैं एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि भारत के संविधान की प्रकृति बताने वाला मुख्य प्रावधान कौन सा है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना। समझ गए? तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना जो है वो भारत की मूल प्रकृति को बताती है, ठीक है। संविधान के उद्देश्यों का संकलन किसमें निहित है? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, या फिर मूल कर्तव्य में। आप बता सकते हैं प्रस्तावना में, ठीक। न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता की बात की गई। संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है क्या कि इसमें अलग अलग शब्द हैं। संप्रभुता का क्या मतलब होता है, धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है, ये मेंस के टॉपिक हैं, लेकिन हम थोड़ा बेसिक में कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, ठीक है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभु यानी कि किसी का उसके ऊपर कोई दबाव ना हो। जैसे सिंपल सी बात है, आपको लगता होगा कि आप संप्रभु हैं, तो नहीं संप्रभु हैं। क्यों? क्योंकि आपके मम्मी पापा का आपके ऊपर प्रेशर है,
ठीक है। हाँ, आप अपने भाइयों में बहनों में जरूर संप्रभु होंगे, ठीक। आपके माता पिता क्या संप्रभु हैं? तो नहीं है संप्रभु। क्यों? उनके ऊपर उनके माता पिता का दबाव है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संप्रभु। क्या इंडिया संप्रभु है? तो हाँ है। क्यों? इंडिया के ऊपर किसी अन्य कंट्री का प्रेशर नहीं है। समझ गए? ये बातें बस याद रखना। तो ये चीज़ें आपको याद हैं। संप्रभुता का मतलब, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। समाजवाद आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। समाजवाद क्या होता है काफ़ी डिटेल में हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बताएंगे और डीपीएसपी में बताएंगे। यहाँ बताने की ज़रूरत हमें नहीं है और ना ही इसके अंतर को बताने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। धर्मनिरपेक्ष ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्र पे आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यहाँ पे दो चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के क्या प्रोविजन हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? वर्तमान संदर्भ में आप देख रहे होंगे भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को लेकर और कोरोना पैंडेमिक को लेकर जो एक तरीके से लापरवाही है, या कहें कि जो इनएक्टिवनेस है, तो उसको लेकर ये डिबेट शुरू हो गई कि इंडिया में डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वर्तमान संदर्भ में जो भारत सरकार है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो आज ही हम रेफरेंडम करा देते, आज ही हम रिकॉल कर लेते, ठीक है। आज ही हम कोई ना कोई प्लेबिसाइट कर लेते कि क्या मोदी जी को वर्तमान संदर्भ में देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, क्या उसकी जगह पर नितिन गडकरी साहब को बनाना चाहिए, क्या राजनाथ साहब को बनाना चाहिए। ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बट इंडिया में नहीं है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कौन कौन से फीचर हैं। तो आप बता देंगे, परिप्रेक्षा है यानी कि रेफरेंडम है, पहल है यानी कि इनिशिएटिव है, प्रत्यावर्तन या वापस बुलाना रिकॉल है, और जनमत संग्रह यानी कि प्लेबिसाइट है। ये चार फीचर हैं, ये चारों आपको याद रखते हैं, ठीक है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। अप्रत्यक्ष में ये कुछ है नहीं, तो आपको इतना याद ही नहीं रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका, ये कुछ भी यहाँ पे याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया संसदीय लोकतंत्र का क्या फीचर होता है। इसका मतलब होता है कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया और आपको ये भी बता दिया था कि जो कार्यपालिका और जो विधायिका के मध्य वो सहयोग और समन्वय पर आधारित होती है, ठीक है। ये चीज़ें बता दी थी मैंने। गणतंत्र का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इलेक्टेड होता है, वहाँ पे नॉमिनेटेड या एक तरीके से वंशानुगत नहीं होता। न्याय की बात ऑलरेडी मैंने बता दी। सामाजिक आर्थिक, आपको बस इतना क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है सिंपल से, सामाजिक न्याय का क्या मतलब है। तो बता सकते हैं कि हर व्यक्ति को जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए, ठीक है। यानी कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति हो। सिंपल सी बात है, एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है समानता का समान आशय है, तो आप बता सकते हैं कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। क्लियर। आर्थिक न्याय का यही मतलब है कि किसी को भी वो न किया जाए। पॉलिटिकल न्याय का भी यही मतलब है कि सबको इक्वल राइट दिए जाएं। कोई भी व्यक्ति जो गरीब हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे एक कोई सिपाही हो या कोई एक आम आदमी हो, वो भी चुनाव लड़ सके, भारत की डेमोक्रेसी में अपने आप को पार्टिसिपेट कर सके। ये बातें आती हैं, ठीक। और ये तीनों न्याय हमने कहाँ से लिए हैं? रसिया से, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन 1917 की। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, ठीक है, तथा व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यूपीएससी ने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, ठीक है। यूपीएससी क्या करती जानते हैं? पॉलिटिकल साइंस को भी इसमें मेंशन कर देती है, ठीक है। पॉलिटी के साथ साथ वो आजकल पॉलिटिकल साइंस को भी मेंशन कर देती है। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है? पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? वो थ्योरिकल होती है, और पॉलिटी जो होती है वो उसका एक तरीके से आप समझ सकते हो कि विस्तृत रूप है या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। उसमें थ्योरी होती है, इसमें प्रैक्टिकल होता है पॉलिटी में, ठीक है। उसमें पढ़ाया जाएगा डाइसी की थ्योरी क्या है, मॉन्टेस्क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, हॉब्स लॉ, हीगल का क्या। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा और आपका अगर पॉलिटिकल साइंस रहा होगा तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। समता का क्या मतलब है? समता का मतलब है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। बंधुत्व का क्या मतलब है? भाईचारे की भावना। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। दो बातों को सुनिश्चित करती है, सम्मान और एकता, अखंडता। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। और आपको पता है कि अखंडता वर्ड 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। दो वर्ड और कौन से जोड़े गए थे बताइए? अखंडता तो आपने बता दिया साहब, दूसरा था समाजवाद, और अंतिम तीसरा कौन सा था? धर्मनिरपेक्ष।
क्लियर? तो बिल्कुल सही आपने बताया, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इम्पॉर्टेंट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट क्या है। ठीक, इम्पॉर्टेंट पे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएगा, बट क्वेश्चन क्या आएगा कि किसने क्या कहा, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आएगा। जैसे हमने शुरू में क्या पढ़ा था, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, पालकी साहब ने, अब आपको याद रहेगा। दूसरा क्या आता है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने कहा, तो आप बता सकते हैं कि इसे कहा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ठीक है, कि एम मुंशी ने क्या कहा था, ये हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, तो आपको ये याद रखना है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, इस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और पालकीवाला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इन पे क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और एक बात याद रखनी है, क्या, मोहम्मद हिदायतुल्ला यानी कि इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था क्या कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, हमारे, यहाँ पर आप ऐसे देखिए कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाती है। ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा, एम हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को, और संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर साहब ने किसे कहा, संवैधानिक उपचारों को। ये डिफरेंस है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आपको पता है, दीर्घकालिक सपनों का। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा होता है। कृष्ण स्वामी अय्यर सपनों की बात करते हैं, मुंशी साहब भविष्य फल की बात करें। मुंशी का काम ही क्या होता है, भविष्य बताना, ऐसे याद कर लिया करो। हालांकि देखो ये खराब चीज़ें होती हैं, मतलब किसी का नाम ऐसे नहीं बिगाड़ना चाहिए, बट क्या करें, याद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आपसे ये क्वेश्चन देखिए नहीं पूछेगा कि प्रस्तावना के संविधान के भाग के रूप में बेरूबड़ी केस में क्या कहा गया, गोलकनाथ केस में क्या कहा गया, ये नहीं पूछेगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसे केशवानंद भारती केस में माना गया, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा याद रखते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है जिस पे क्वेश्चन आपसे इन लाइन पे जरूर पूछेगी कि एक तो ये गैर न्यायिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना के वायलेशन पे आप जाएं कोर्ट में और कहें कि साहब हमको न्याय दो, ऐसा नहीं है। इससे आप न्याय नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्ताव पूछेगा, क्या पूछ ही चुका है। ठीक है, कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है या प्रस्तावना न्यायिक है, तो आप कहोगे गैर न्यायिक की बात तो सही है, न्यायिक की बात गलत है। ठीक है, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध वर्ड नहीं यूज करती है आजकल यूपीएससी पॉलिटी में, मैं बता दूं क्या वर्ड यूज करती है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर निर्बंधन लगाती है। तो आपको निर्बंधन वर्ड को याद करना, निर्बंधन का मतलब होता है प्रतिबंध। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो बिल्कुल सही बात है कि ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है। अब आपको ऐसे दे देगा, प्रस्तावना के संदर्भ में ये विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ये न्यायिक प्रकृति की है, ये संविधान का पार्ट है। ठीक है, इसमें अभी तक केवल एक बार संशोधन किया जा चुका है। आप कहोगे साहब ऊपर के तो 2 गलत हैं, नीचे के 2 जरूर सही हैं। संविधान का भाग है और केवल एक बार ही संशोधन किया गया। इतनी बातें याद हो गई। चलिए अब हमारी इसमें लास्ट बात है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो हाँ साहब, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है 368 के अंतर्गत। ठीक, लेकिन ये संशोधन जब किया जाएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होगा, यानी कि मूल विशेषताओं पर संशोधन नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप समाजवाद वर्ड को हटा दो, धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दो, सामाजिक न्याय को हटा दो, ये नहीं हटा सकते। आपसे सिंपल जानते हो, कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे कि प्रस्तावना में क्या हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय जैसे शब्दों को हटा सकते हैं। नंबर 1, हाँ हटा सकते हैं। नंबर 2, आर्टिकल 368 के तहत। नंबर 3, साधारण बहुमत प्लस 368 के तहत। तीसरा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए कि नहीं भाई साहब नहीं हटा सकते हैं। ठीक है,
42वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी तक केवल एक ही बार इसे संशोधित किया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको ये भी क्वेश्चन दे देगा कि एक बार से अधिक संशोधित किया गया है क्या, तो नहीं, अभी तक एक बार से अधिक संशोधन नहीं किया गया है, एक बार ही संशोधित किया गया है। और दूसरी बात क्या है, ये संविधान का पार्ट है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पता करने की आवश्यकता है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इंडियन पॉलिटी को काफ़ी डिटेल से अपने दो पार्ट्स को कवर कर लिया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर हैं उनको कवर किया, दूसरा हमने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को कंप्लीट कर लिया। इससे ज़्यादा अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और ना ही पढ़ के अपने आप को परेशान करना है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। नागरिकता को कवर करेंगे, आर्टिकल 1 को कवर करेंगे और भी कई सारी बेसिक फीचर देखेंगे संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था को लेकर, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हमारे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे भी कवर हो जाएं और ऐसे ही आपको पॉलिटी समझ में आती रहे। क्लियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अपने आप को शामिल करें और वैक्सीनेशन अपने आप को लगवाएं, ठीक है।